अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, हम तमाम सुनने वालों को पहले तो ये बताएंगे कि आज हमारे गेस्ट कौन है। अभी आवाज़ आपने सुनी है, लेकिन हैशटैग मुलाकात जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आज हमारे गेस्ट हैं राजा नजाबत हुसैन, जो कि JK SDM से के चेयरपर्सन है। अभी बहुत सी इनसे बातें होनी है और आज इनसे बहुत से सवालात होने हैं। इस चीज़ को मैंने अभी इनके साथ डिस्क्लोज नहीं किया है कि हमने क्या क्या सवाल करने हैं, लेकिन इनके बारे में भी जानेंगे, इनकी तहरीक के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा जो लोगों के व्यूज हैं कश्मीर की जो एक मूवमेंट है उसके बारे में भी बात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो राजा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेरी वेलकम। तो राजा साहब, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? जी जी बिल्कुल भरपूर। भरपूर आ रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो हम जो अपने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, कुछ लोग तो ज़ाहिर है काम पे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ बताइए अपने बारे में, JK SDM के बारे में। पहले अपने बारे में बताइए। लोग आपकी तहरीक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ राजा साहब प्लीज। मैं बस एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ और काम के हवाले से बुनियादी तौर पर एक मीरपुर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ था 1955 में। जी। अब मैं बस उम्र के उस स्टेज पे हूँ जहाँ बंदा रिटायर होता है, लेकिन पॉलिटिक्स और मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कभी रिटायर नहीं हो सकता। हम्म। तो वहां से सफर शुरू हुआ। प्राइमरी स्कूल गांव में पढ़ा, उसी जगह बंगडीला में, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर मीरपुर कॉलेज, और फिर बर्तानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में 77 में आए हम्म। और उस वक्त से लेकर अब तक ब्रेडफोर्ड में ही है। अच्छा और से, ब्रेडफोर्ड ने जहां हमें पाकिस्तानियों को एक बड़ा नाम दिया कि लिटिल पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, हम्म। इसी तरह कश्मीरियों के बारे में भी ये है जी कि सबसे ज्यादा तादाद अगर कोई इस शहर में रहती है तो वो कश्मीरियों की है। जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनमें से मोर देन 70% यहाँ ब्रेडफोर्ड में बसने वाले जो हैं वो कश्मीरी है। कश्मीरी तो है। उस मुनासबत से मैंने कुछ अरसा यहाँ मेहनत मजदूरी भी की, काम भी किए, छोटे मतलब है काम से लेकर बिजनेस तक। हम्म। लेकिन साथ साथ 83 से लेकर अब तक मैं तहरीक की हवाले से भी अपने काम में जारी सारी हूँ। और इस सारे काम में जी। ये भी मुझे एजाज हासिल है कि मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आज़ाद कश्मीर के तहरीक आज़ादी कश्मीर के अरावल दस्ते के हम्म। कायदीन में से मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के साथ मैंने 5 साल तहरीक आज़ादी के हवाले से काम किया। सरदार सिकंदर याद खान साहब सालार जमहूरियत के साथ बहसीत पोलिटिकल कोऑर्डिनेटर ओवरसीज कश्मीर के हवाले से काम किया। फिर यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों में, ब्रेडफोर्ड में कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। कम्युनिटी सेंटर, काउंसिल बराए मसाजिद, ब्रेडफोर्ड लॉ सेंटर, पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर, फिर यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मकामी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी। फिर बहुत अरसा हम जमाती और सियासी और जो नजरियाती लड़ाइयाँ हैं उसमें लड़ते रहे। लेकिन आखिरकार 2009 में हमने ये डिसाइड किया, हमारे कुछ दोस्तों ने, साथियों ने, जिसमें आज बहुत से लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, हम्म। बहुत से लोग अपनी अपनी सियासी पार्टियों में काम कर रहे हैं। हम्म। मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, 8वीं जमात का, 72 अच्छा। में। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत जम्मू और कश्मीर की पहली सियासी जमात है, जिसका आज भी ये नजरिया है कि हम पूरी की पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर को रायशुमारी के जरिए आज़ाद कराकर, पुरअमन तरह से आज़ाद करवाकर उसका इलाक पाकिस्तान के साथ एज ए रियासत करेंगे। अच्छा। जब तक हमारी पूरी रियासत आज़ाद नहीं होती, हम्म। कोई किसी किस्म की तकसीम का फैसला, कोई किस्म की इलाकायत का फैसला, कोई किस्म की हम्म। सूबाइयत का फैसला जो भी कश्मीरियों पर मुसल्लत करने की कोशिश करेगा हम उसकी मज़ामत करेंगे, चाहे वो हमारी दोस्त हुकूमत पाकिस्तान की हो या हमारी दुश्मन हुकूमत हिंदुस्तान की हो। हम्म। तो उसी मुनासिबत से मैं काम करता रहा हूँ। तो 2009 में जब हमने ये काम सफ़र शुरू किया जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट के नाम से, हम्म। तो उसमें बुनियादी माटो हमारा ये था जी कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो खुद मुख्तार कश्मीर के हमायती हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो हिंदुस्तान के हमायती हैं, जी।
और कश्मीरियों की इस डिसयूनिटी से हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, और उस ये जो डिसयूनिटी का हमने थोड़ा सा एक नुक्ता निकाला। एक मिनट राजा साहब, ये जो 3 ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान आजादी या फिर पाकिस्तान के साथ इलाक या इंडिया के साथ, ये सब पाकिस्तानी हैं? नहीं, ये सारे के सारे रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मकबूजा कश्मीर में रहता है, जो हिंदुस्तान का हमायती है। ठीक ये है। हमारी एक खुशकिस्मती है कि जो पाकिस्तान की तरफ लोग हैं या बैरूनी ममालिक में जो लोग हैं या आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनमें से कोई भी हिंदुस्तान का सपोर्टर नहीं है। अच्छा। वो पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनमें दो ही मकतब फ़िक्र हैं, खुद मुख्तारी वाले और इलाके पाकिस्तान वाले। ठीक और है। अल्लाह के फजल करम से आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इलाके पाकिस्तान वालों की अक्सरियत है इस तरफ, अच्छा। और चूंकि उस तरफ आज भी मेजॉरिटी है। और हमारे एक बुजुर्ग होते थे, हमारे जो फाउंडर पॉलिटिशियंस थे रियासत जम्मू और कश्मीर के, हम जिन्हें कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने में पहले सेक्रेटरी जनरल थे, शेख अब्दुल्ला प्रेसिडेंट थे, और वो 1932 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई तो वो उसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। तो एक जमाने में किसी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब, अगर आज रायशुमारी हो तो आप समझें कि किसके हक में फैसला होगा। ये 1956 की बात है। तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप लोग जीत जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले बहुत थोड़े हैं। अच्छा। और हम सारे जो हैं वो हिंदुस्तान को वोट देंगे। अच्छा। और जो मकबूजा कश्मीर वाले मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को वोट देंगे। तो वो चौधरी साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ हैं और हमें हमारे खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने कहा आपकी कोताहियां, आपकी गलतियां, आपकी ज्यादतियां हमने देख ली हैं, उन्होंने नहीं देखी। वो पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे, वो इस्लाम के साथ इलाक करेंगे, वो इस ममलकत के साथ करेंगे, आप हुक्मरानों के साथ नहीं। अच्छा। तो इस बात के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि आज अल्लाह का करम है कि नाराजगी हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारी मंजिल पाकिस्तान है। हम पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, और मुझ जैसे बाज लोग ऐसे भी हैं जो हम कहते हैं कि हम पहले पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी बाद में। क्योंकि जब तहरीक की बात आती है तो हम अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वो सिपाही हैं जो पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और सियासी तौर पर एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तान की रियासत जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करे, एक सुपर पावर की हैसियत से आए, सामने आए। और इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारा इस्तेकाम है, इसी में हमारी आज़ादी मुज़मर है। अगर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को आज़ादी चाहिए तो उसके लिए सबसे बड़ा जो नुक्ता है मेरे नुक्ता नज़र से वो ये है कि पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए, उसकी मुआशी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, उसका दुनिया में एक वकार होना चाहिए, तभी वो हमारी लड़ाई लड़ सकता है। अच्छा, तो ये कितने साल हो गए पाकिस्तान इंडिया को? 73rd हमने साल गुजार लिए, 74 साल हो गए। ये कश्मीर का इशू वहीं का वहीं पर है। तो आपको लगता है, और हमने देखा भी कि 2 जंगें हुई, जंग या वॉर, इसका जो है वो वॉर से ये हल नहीं हो सकता। तो अब ये जो 74 सालों से काम हो रहा है आप लोगों की जानिब से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो कुछ मूवमेंट आगे तो बढ़ी नहीं है, कुछ सिलसिला उल्टा। पिछले साल से आप देख रहे हैं कि वो जो एक आर्टिकल 5 है जिसके तहत कश्मीरियों से सारे हकूक ही छीन लिए गए हैं, ये सब चीजें, ये तो बैकवर्ड का सफर नहीं हो रहा? आप क्या समझते हैं, ये सफर आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है? देखिए जी, बाज दफा ऐसा ये होता है कि आप अपने, जिस तरह वो मैंने मिसाल आपको दी, वो मिसाल थी एक, वो हकीकत नहीं थी। आज भी इसी वजह से ये भारत ने इकदाम किए हैं। दुनिया में पिछले जो 73 साल में कश्मीरियों ने मुख्तलिफ मरलों पर मुख्तलिफ मूवमेंट्स चलाई। 47 की मूवमेंट से लेकर 65 तक एक मूवमेंट थी, फिर 65 से 71 तक सूरत हाल बदली, फिर 71 से 89 तक हालात बदले। अब 89 से लेकर रियासत का सिर्फ एक खिता ऐसा है जिसके लोग नहीं बोल रहे थे, और अब मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 साल के इस भारतीय फैसले से, भारतीय हुक्मरानों के, नरेंद्र मोदी के इस फैसले से, जिसमें उसने आर्टिकल 370 और क्लास 35A
ये खत्म करके अपने आप को के लिए एक मुसीबत डाल दी है। 57 के बाद बेशुमार हालात खराब होते रहे, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर पे डिस्कशन नहीं की, कोई खसूसी इजलास नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता एक साल में 3 दफा यूनाइटेड नेशन में की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के हवाले से इजलास मुनक्किद किए, और ये एक पेशरफ्त है। मैं नहीं कहता इसको कि ये बैकवर्ड गई है। भारत ने एक इक़दाम करके इसको पूरी दुनिया में मोबिलाइज किया है, हमें मौका मुहैया किया है। वादी के वो लोग जो ठंडे पड़े थे, वो लोग जो मुलाजमतें करने के लिए बैरूनी ममालिक में आए हुए थे, आज अमेरिका में कश्मीरी बच्चियां, आज बरतानिया के लंदन के उन मज़ाहिरों में जहाँ आप और मैं जाते थे, वहाँ मकबूजा कश्मीर के बच्चे बच्चियां और फैमिलीज वो सामने आ रहे हैं जो बर्रास्त कह रहे हैं जी कि हमारी शनाख्त खत्म की जा रही है, भारत हमारे पास जो थोड़ा बहुत स्टेटस था भी लोकल वो भी खत्म कर रहा है। तो उस पर यौम एहतजाज मना रहे हैं, पूरे 1 साल से मुजाहरे हो रहे हैं। ये कोविड-19 ना आता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग और हमारे हमदर्द दोस्त जो अंग्रेज हैं, जो दूसरी ममालिक में दूसरे मज़हब से, दूसरे इलाकों से तल्लक रखते हैं, जिनका बर्रास्त कोई लिंक नहीं है आज़ाद मकबूजा कश्मीर के साथ, वो भी सामने आ रहे थे। और फिर बरतानिया के पार्लियामेंट में हमने देखा कि उन सब से आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में तो डिस्कस होना ही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो डिस्कस होना ही है, लेकिन हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के बाद और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट है, और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है बरतानिया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पिछले 1 साल में कोई ऐसा मौका नहीं गुजरा कि किसी एक हफ्ते में कश्मीर पे डिस्कस न हुई हो। ठीक तो है राजा साहब, ये इसको हम एक पेशरफ्त समझते हैं, और साथ ही ये भी समझते हैं कि अगर ये काम हिंदुस्तान ने करके पाकिस्तान के हाथ मजबूत किए, पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है अपनी तरफ से 5 अगस्त 2020 में, और एक नक्शे की सूरत में, और उस नक्शे में पाकिस्तान ने एक और 2 चीजें की हैं जो सरक्रीक का इलाका, जूनागढ़ और मनावर की रियासत का इलाका, ये शो करके कि ये हमारे असूली और कानूनी तौर पर बनते हैं। और पाक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की भी निशानदेही की है, और वो चीज जिसको कायदे आजम ने कहा था, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि सारी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी करके हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, आपने लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, और उस जदोजहद को भी एक तकवीत बख्शी है। वो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ वकील हूँ, पाकिस्तान अब फरीक है। पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर अपने नक्शे में कश्मीर को डालकर इसको एक सम्मत दी है। अब वो लड़ सकते हैं हमारे लिए, अब वो हमारे लिए केस लेकर जा सकते हैं, आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जा सकते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों में जब वो पहले बात करते थे तो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, पहले बात करते थे तो वो ये कहते थे जी कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। अब वो ये नहीं कह सकते कि वो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, अब उनको ये कहना पड़ेगा कि ये हमारे शहरी हैं और उन पर जुल्म हो रहा है, हमारे इलाके पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। अब दोनों सूरतों में अब पाकिस्तान हमला करे तो वो भी ये कह सकता है दूसरे बेशुमार दूसरे ममालिक की तरह कि हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हमारे इलाके पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है, हम उसे छुड़ाने जा रहे हैं। इसी तरह हम भी अब पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान के लोगों से ये बरमला कह सकते हैं जो इलाके पाकिस्तान वाले हैं कि खुदारा अब आपने तो अपने तौर पर कर लिया, हमने ऐलान किया था कि हम इलाहा करेंगे पूरी रियासत को आज़ाद करवा कर, आपने नक्शे में डालकर अपने आप कहा कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा इलाका है, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो उस रियासत को आज़ाद करवाने के लिए बाहर निकलें। और बाहर निकलने के 2-3 रास्ते हैं, पुरअमन रास्ते हैं, कोई जंग का रास्ता नहीं है, जंग आखिरी आना है इन सब चीजों का। तो राजा साहब, अगर नक्शा बना लेने से क्या फर्क पड़ेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उसी तरह नहीं मानेगी ना जिस तरह वो पहले खामोश हैं, और खामोश तमाशाई इज द बेस्ट वर्ड, क्योंकि दुनिया क्या करे जब मुस्लिम उम्मा जो है वो भी तो इसमें यकसू नहीं है कश्मीर के मामले में। और आप जब ये कहते हैं कि हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम देखते भी हैं, चाहे वो यहाँ यूरोप में हो, और अब आप कह रहे हैं इंटरनेशनल हम लेकर जा रहे हैं, तो मतलब ये इसका कश्मीरियों को क्या फायदा हो रहा है, ये मुझे बताइए। उनकी जो सफरिंग्स हैं
उनमें कितना असर होता है, किस तरह उधर की कश्मीरी जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर के पर हुक्मरानी है, वो किस तरह कोई सहूलत देती है? क्या लॉकडाउन खत्म करने के खिलाफ जब हम यहाँ काली पट्टियां बांधते हैं तो लॉकडाउन खत्म होता है? क्या उनके बच्चों को उठाने से जो आर्मी है वो बाज आती है? क्या घरों में लोग मुकैयद नहीं है? इन तमाम चीजों का, कश्मीरियों का ये जो आप कह रहे हैं हम वे फॉरवर्ड जा रहे हैं, कश्मीरी अवाम पे क्या फर्क है? क्या उनको 1% भी रिलीफ मिलता है, आपको लगता है? या वो तो उसी तरह लॉकडाउन में है, उसी तरह एग्रेशन में है, डिप्रेशन में है? और इसको तो हमने देख लिया कि ये दुनिया की बेहतरीन चीज है लॉकडाउन जो है, हमने खुद देख लिया ना। तो उसमें कितना फर्क पड़ा है? परसेंटेज क्या है? अगर हम 1 till 10 में कहूँ कि आप स्केल है, तो क्या कहेंगे कि हमने जो इतना कुछ किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, कश्मीरी किस स्केल पे आते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? हम बाहर कुछ करते रहे लेकिन वहां पे अंदर जेल खाना बना रहे, तो फायदा क्या है? क्या हो रहा है उनको? रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत छोटा सा इलाका है, लेकिन भारत और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गया तो इन्हें 100 साल लगा हिंदुस्तान पे कब्जा करते हुए, और फिर 100 साल हमें लगा पूरी हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजों से निजात हासिल करने के लिए। तो अभी हमारे 70 साल से ऊपर हुए हैं और दुनिया में इतने तगय्युर और तब्दीलियां आ रही हैं, कौमों को कुर्बानी देनी पड़ती है, और उस कौमों की आज़ादी की जदोजहद में कि कोई 70 साल या 1 साल का लॉकडाउन इतनी अहमियत नहीं रखता जितना आज़ादी नसीब के लिए हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शहादतें दी हैं वादी के अंदर 89 से लेकर अब तक, लेकिन लोग वो बात भूल गए हैं कि 47 में इसी रियासत के जम्मू रीजन से 5 से 6 लाख लोगों को 2 हफ्तों के अंदर शहीद किया गया। 30 लाख लोग आज पाकिस्तान के अंदर जो बसते हैं वो सुबह जम्मू से तल्लक रखते हैं। अब आज एबटाबाद से शुरू करें तो लाहौर तक आपको हर शहर में बहुत बड़ी मेजॉरिटी, जिस तरह मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में बसते हैं ना, इसी तरह इन शहरों में कश्मीरी आबाद है, और वो कश्मीरी 47 में माइग्रेट करके आए, एक बहुत बड़ी तादाद 65 में। लेकिन इन दोनों जो तब्दीलियां हुई या लोग माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आए, आज़ाद कश्मीर की तरफ आए, उसमें सारे का सारा जो अक्सरियती तबका था वो सूबा जम्मू का था। वादी वालों ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की थी, लेकिन पिछले 30 साल में जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो सफरिंग हो रही है ज्यादा, वो अब वैली में हो रही है। और ये जो 1 साल का अरसा हुआ है लॉकडाउन का, और ये आर्टिकल्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीली लाई है भारत ने, वो सूबा जम्मू को और लद्दाख को मैं समझता हूँ कि अब मौका मिला है उनको, और ये इंडिया ने मौका दिया है। इंडिया ने ये जो 35A की क्लास है, ये डोगरू ने डाली थी 1927 में, और 1927 में डालने का उनका बुनियादी मकसद ये था कि श्रीनगर वैली के हिंदू पंडित और जम्मू के डोगरे ये कहते थे कि लोग पंजाब से आकर यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, मुलाजमतें ले रहे हैं, और वो कौन थे? वो मुसलमान थे। तो उनका रास्ता रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था कि रियासत से बाहर का कोई बंदा यहाँ आबाद ना हो, मुलाजमतें ना दी जाएं, वो जमीन ना खरीद सकें। और इस कानून को तोड़कर भारत ये समझता है कि वो इसराइल के नक्शे कदम पर चलकर यहाँ लोगों को आबाद कर लेगा। दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें आई हैं, बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, बड़े बड़े फौजी जर्नैल आए हैं इस बरसगीर के अंदर, कुछ आए और चले गए, कुछ के बाकियात बाकी हैं, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनसे छुटकारा भी लिया, आज़ादी भी ली। आज पाकिस्तान 47 से पहले दुनिया पे नहीं था, दुनिया के नक्शे पे कोई पाकिस्तान नहीं था। जम्मू कश्मीर की ये रियासत 5000 साल पुरानी रियासत है, कभी बड़ी रही कभी छोटी रही। आज के नक्शे में जिसको पाकिस्तान ने शामिल किया है वो भी 47 की वो रियासत है जो आज भी 3 मुल्कों में बांटी हुई है, और कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे आज भी हमारा क्लेम है कि वो उधर भी थोड़ा बहुत हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ भी और तुर्कमेनिस्तान की तरफ भी। लेकिन ये सारी चीजें अलहदा करके भी जो तहरीक चल रही है, अब इस तहरीक की कमान जो है वादी के लोगों के हाथ में है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हाथ में है। फिर एक नई नस्ल, हमारी जो चौथी नस्ल आ रही है, वो नई जदीद नस्ल है।
अब आप देखें कि हमारी इस बरतानिया में दादा भाई नौरोजी पहले मेंबर पार्लियामेंट बने थे इस मुल्क में। कायदे आजम ने इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, वो उनके पॉलिटिकल एजेंट थे बोल्टन से। दादा भाई नौरोजी बोल्टन से इलेक्शन लड़कर पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने इस बरतानिया की पार्लियामेंट में के मेंबर बने थे। आज अल्लाह का करम है कि 20 से ज्यादा पाकिस्तानी और इसी तरह 20 से ज्यादा हिंदुस्तानी भी यहाँ हैं, बांग्लादेशी भी हैं। तो आने वाला वक्त ऐसा वक्त भी इंशाल्लाह आएगा कि यहाँ के भी हम हुक्मरान होंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट में तो बदकिस्मती से बरतानिया निकल गया है, लेकिन यूरोप के मुल्कों में हमारे लोग हैं। तो जिस तरह नए हालात बदल रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई बदल रही है, कश्मीर एक ऐसी जगह पे मौजूद है, अल्लाह ने जिस तरह पाकिस्तान को एक बड़ी मखसूस जगह पे बनाया है, इसी तरह हमें भी रियासत जम्मू और कश्मीर को भी ये एज हासिल है कि हम चाइना के दरमियान, अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, और दुनिया की सबसे बड़ी तजारत जो है वो अब कश्मीर के अंदर से होकर गुजरेगी। और उसके लिए पाकिस्तान चाहे हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दुनिया की और ताकतें हो, उन्हें कश्मीर में अमन लाना होगा। और कश्मीर में अमन उसी वक्त हो सकेगा जब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को आके खुदरादियत मिलेगा, उनकी राय का एहतराम किया जाएगा, उनके जज्बात का एहतराम किया जाएगा, उस रियासत के अंदर अमन होगा। आपकी किसी मुल्क की तजारत जो है वो अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो राजा साहब, आपके कहने का मकसद ये है, जो मैंने सवाल किया था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग, ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्चुअली जो लोग सफर कर रहे हैं, उनको थोड़ा अभी इनकी इस नस्लों को थोड़ा इंतजार करना होगा, और काम आगे बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह कुछ अरसे में, कुछ सालों में, शायद कुछ डेकेड्स में ऑक्यूपाइड कश्मीर आजाद हो जाएगा, या जो कश्मीरी लोग चाहते हैं। यानी आप जो है वो पॉजिटिव है, और इतनी ज्यादा स्ट्रगल और इतनी ज्यादा तंजीमों के काम करने को आप समझ रहे हैं ये बेहतर है, काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब ये बताइए कि अपनी जो ये तंजीमों के हवालों से मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी कि यूके में बहुत सी तंजीमें हैं, पाकिस्तान में भी क्या इस तरह बहुत सी तंजीमें हैं, और इन पर जो इल्जामात होते हैं कि ये कोई काम नहीं करते। अब फर्ज करें मैं आपसे ही कहूँ, आपको कैसा लगेगा जैसे कि अगर ये लोग कहें कि इन लोगों को आदत है, ये करते हैं, और ये फोटो सेशन होता है, इसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है, जम्मू कश्मीर की तहरीक को कोई फायदा नहीं हो रहा, इसके जवाब में आपका क्या, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस तरह मैंने बाकी चीजों के बारे में कहा है, इसी तरह ये है कि एक लफ्ज है इताअत, इत्तेफाक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर शख्स, हर तंजीम, हर नुक्ता नज़र और मकतब फ़िक्र के लोग काम करते हैं। हाँ, जो चीज़ हमारे लिए तकलीफ देह है कि हम जब नकाली करते हैं, जब हम लोग एक ही काम को डुप्लीकेट करते हैं, अच्छा। उसका फ़ायदा कम होता है और वक्त का ज़िया होता है, पैसे का ज़िया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये तंजीमें, अभी 5 अगस्त था, तो 5 अगस्त में मुख्तलिफ शहरों में जो कायम तंजीमें थी उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। नॉर्थ में तो हम लोग मुजाहरे ना कर सके इसलिए कि कोविड-19 की वजह से, यॉर्कशायर और ग्रेटर मैनचेस्टर और लंकाशायर में। लेकिन साउथ में बर्मिंघम में भी मुजाहरे हुए, मतलब 2-2 मुजाहरे हुए, लूटन में मुजाहरा हुआ, नॉटिंघम में मुजाहरा हुआ, लंदन में मुजाहरा हुआ, इसी तरह यूरोप के हर मुल्क में मुजाहरे हुए। तो अगर ये एक ही तंजीम करने की कोशिश करती तो मेरे ख्याल में बहुत नामुमकिन बात थी। तो ये और इसी तरह मुख्तलिफ और काम है, मसलन पार्लियामेंटेरियन के साथ राब्ते के हवाले से हमारी तंजीम का एक खासा है कि हम लोग मेजॉरिटी काम जो है वो हमारा मोर देन 80% काम जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ है। तो पार्लियामेंटेरियन के साथ एक दो और तंजीमों ने भी थोड़ा बहुत काम शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ हमें एक एज मिली है कि जो लोग हमारे साथ राब्ते में नहीं थे वो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में आ रहे हैं। लोगों की तादाद बढ़ रही है, मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद बढ़ रही है, सपोर्ट में कम नहीं हो रही। तो इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बुनियादी नुक्ता नजर है, देखिए मतलब हर तंजीम एक नजरिए और एक सोच के मुताबिक काम करती है। जो तंजीमें और लोग बगैर किसी नजरिए और बगैर किसी सोच के काम कर रहे हैं वो तो अपने लिए वक्त ज़ाया कर रहे हैं और कौम का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नजरिया और सोच लेकर और एक प्रोग्राम लेकर चलते हैं और उस तसलसल के साथ, आप देख सकते हैं कि 2009 में हमने जब ये तहरीक का काम शुरू किया था तो हमने कहा था जी कि हम एक जमात की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, किसी लीडर को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी शख्सियत को प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे हमारे अपने अंदर ही क्यों ना हो।
और आप इस बात की गवाह हैं कि हमने पूरी कोशिश की है कि सारे साथियों को, सारी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को हर जगह ये मौका मुहैया किया है जी कि जो जिस काबिल है, बल्कि हमने बाज़ जगह तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की है जिनका कोई अता पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा जी कि आप लोग आगे हैं, अगर आप अपनी सलाहियतें मनवा सकते हैं तो काम करें, और इस प्लेटफार्म पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। और इसी तरह पार्लियामेंट के भी ऐसी ऐसी जगह हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने, जब गुज़िश्ता इलेक्शन हुए तो बरतानिया में जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुदरादियत पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरे बरतानिया में जाकर मुख्तलिफ जगहों पे, हालांकि हम माजी से भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में हमने मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया। और उस इलेक्शन से पहले जो रिजल्ट हम 95 में भी ना ले सके थे कि कश्मीरियों के हक में कोई करारदाद पास हुई, वो सिर्फ हम 95 में बहुत स्ट्रगल किया, हमने बहुत मेहनत की। उस वक्त के हाई कमिश्नर ने, काउंसलरों ने, लॉर्ड नज़ीर ने, चौधरी बशीर साहब मैनचेस्टर होते थे उन्होंने, और अलामा अजीम जी, बहुत से लोगों ने अपना एक किरदार अदा किया और हम लोग एक NEC की स्टेटमेंट जारी करवाने में बड़े खुश हुए 95 में कि जी बहुत हमने बरतानिया का किला फतह कर लिया। लेकिन इस गुज़िश्ता साल दिसंबर में जो इलेक्शन से पहले हमने लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में जो मोशन पास करवाई, यूनानिमस मोशन, वो बरतानिया की तारीख में पहली एक कामयाबी थी। इसी तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में जब ये तो 2019 के इलेक्शन थे ना, 2017 के इलेक्शन में पहली दफा ये हुआ कि लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीर को रखा, और उसकी सबसे बड़ी जो हमें मैं समझता हूँ विक्ट्री मिली कि हमारी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आजम साहब ने मैनिफेस्टो लॉन्च करने से पहले, लीडर से पहले तकरीर की, और एक फख्र का मकाम था कि हमारा एक कश्मीरी वहाँ पूरी कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। फिर कौंसलर यास्मीन डार ने लेबर पार्टी के अंदर, शबाना महमूद MP ने लेबर पार्टी के अंदर, और हमारे इसी तरह कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हमने कायम की, लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर कायम की, और केयर स्टार्मर ने एक बयान दिया लीडर बनने के बाद। जेरेमी कोर्बन हमारा सपोर्टर था, सपोर्टर है, और अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसने हमें बहुत इनकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया। लेकिन केयर स्टार्मर ने आते ही हमारे खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी कश्मीरी कौम में मायूसी फैली। लेकिन हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, और उन लोगों ने, वो बयान क्या है जरा बताइए। वो बयान उनका ये था जी कि ये पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मामला है, इसको दोनों ममालिक मिलकर हल करें, बरतानिया उसमें कोई असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया, हम सब ने इतना शोर मचाया कि हमारे दोस्तों ने, जो लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की तंजीम हमने बनाई थी, जिसमें हमारे अपने कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग चाहते थे कि हम उसको लीड करें, तो ये हमारी तंजीम की, हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि खुदारा अंग्रेज पार्लियामेंटेरियन को मौका दें, वो उन लोगों को मौका दें जो हमारी नुमाइंदगी वहाँ के हालात के मुताबिक बेहतर कर सके। तो एंड्रू जो हमारा चेयरमैन था उसने, और डेबी अब्राहम जो APPG की चेयरपर्सन है, उन्होंने इजलास बुलाकर 74 मेंबरान पार्लियामेंट ने केयर स्टार्मर से एहतजाज किया, तो उसको वापस अपनी वो स्टेटमेंट लेनी पड़ी। ठीक है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट UK में बहुत है। आप को मुस्लिम ममालिक से कभी इन टच हुए हैं, मुस्लिम ममालिक की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पर कोई तंजीमें काम कर रही हैं कि आपका दायरा कार UK और यूरोप तक ही है? कभी हुआ? हमने पिछले कुछ अरसे में कोशिशें शुरू की हुई हैं, और इंशाल्लाह तवक्को है कि हमारी जो दोस्तों की टीमें मिडिल ईस्ट में काम कर रही हैं। पिछले हफ्ते भी हमारी यहाँ एक 15 अगस्त के मौके पे एक वेबिनार था, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया कि बरतानिया के अंदर जो कश्मीरी और पाकिस्तानी, खुसूसन कश्मीर के ओरिजिन पार्लियामेंटेरियन हैं, काउंसलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तंजीमों के लोग हैं, वो और हम सारे मिलकर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुल्क की भी नुमाइंदगी करते हैं, उनकी क़ियादत में हम लोग OIC में जाएं, उन गैर जानब ममालिक में जाएं, अफ्रीकी ममालिक में जाएं, और उनसे सपोर्ट मांगें, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए जितना मुश्किलात का शिकार हैं वो
उनके लिए शायद इतना मुमकिन नहीं अच्छा। है, लेकिन हम अगर बाहर से सपोर्ट लेने की कोशिश करें इंटरनेशनली तो OIC भी हमारा टारगेट है। OIC में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी तो उन्होंने OIC में कश्मीरियों को मुबस्सर का दर्जा दिलवाया था। उस मुबस्सर के दर्जे को हमें आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान कुछ कोशिशें कर रही है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि OIC के पूरा ग्रुप भी अगर ना सपोर्ट करे तो कुछ ममालिक को, 2-4 ममालिक को साथ लेकर हम कहीं ना कहीं इसकी मूवमेंट करें राजा और साहब, इंशाल्लाह। राजा साहब ये तो आप बात कर रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा जवाब मुख्तसर चाहिए होंगे। अभी आपने हमारे वजीर खारजा का बयान सुना, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अगर OIC जो है कश्मीर के इशू पे हमारे साथ नहीं खड़ी होती तो हम दूसरी तंजीमों से रिजू करेंगे, और इस पे सऊदी अरब ASAP फौरी तौर पे नाराज हुआ, इस हद तक कि अब आपको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो आपको OIC से क्या उम्मीदें हैं, जिसको जो चेयर कर रहा है, हेड कर रहा है सऊदी अरेबिया, वो ही इस बात पर इस बात को मानते नहीं, आपके साथ नहीं खड़े, तो और किन ममालिक से आप बात करेंगे? वो तो पाकिस्तान के से नाराज हो गए सऊदी अरेबिया। देखिए जी, ये भी एक मैं समझता हूँ बड़ी बात है। हमारे वजीर खारजा ने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और उस जुर्रत के मुजाहरे का मुश्किलात जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन मैं एक बात दावे से कहूँ कि जिन मुल्कों की उन्होंने बात की है उसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जिन इंटरनेशनल फोरम्स पे हम लेकर जा सकते हैं, भारत को मजबूर कर सकते हैं। जो पिछले 3 अजलास हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो चाइना की मदद से आए हुए हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो पिछला अभी जो सदर बना है यूनाइटेड नेशन काउंसिल का, अपनी जनरल असम्बली का, वो तुर्की बना है। तो मतलब है इसी तरह कुछ ममालिक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सपोर्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बात वाजिया की है, अब अंदरूने खाना या नाराजगी राजीनामा तो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक बात सऊदी अरब को भी और उन मुल्कों को भी बता दी है जो इंडिया के सपोर्टर हैं कि देखें आपके अलावा भी लोग हैं इस दुनिया में, वो आपके अलावा भी जब बदल सकते हैं। 100 साल पहले सऊदी अरब की जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी। आज सऊदी अरब जिस तरह है, वो किसी के शिकंजे में फंसा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस शिकंजे से नहीं निकल सकता। अगर दुनिया में वो हालात बदल सकते हैं, सल्तनत उस्मानिया जैसे बिल्कुल बड़े डॉक्टर, बड़े सल्तनतें टूट सकती हैं, तो ये तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये बात तो तो सही है आपकी। अब ऐसा करते हैं कि वो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है आइंदा आने वाले सालों में, क्या होता है, किस तरह कश्मीर के इशू को टेकअप किया जाएगा पूरी दुनिया के हिसाब से। और इसमें जो एक लफ्ज है ना कि नई रूह फूकने की बहुत जरूरत है, वो जो तमाम इसमें एक नई स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है कश्मीर इशू पे। तो ये तो आपने बड़ी तफसील से बताया, आप क्या कर रही हैं, तंजीमें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा है, इससे आपने एग्री किया। और आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप बहुत ही होपफुल हैं कि आज़ादी ऐसे ही मिलती है। आज़ादी का ट्रैक कोई ऐसा आसान और ठंडी हवा साफ सड़क नहीं होता। ये कंसिस्ट ऑफ हार्डशिप्स एंड एवरीथिंग। तो वो हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा और हम लोग साथ हैं। अब आ जाए अपने, थोड़ी सी बताइए ये कि आप एज अ लीडर, तो मुझे पता चला आप 8वीं क्लास से, आपने कहा क्लास 8 से आप में जर्म थे लीडरशिप के। तो आप अपनी अपनी जो मतलब आप हर वक्त तो बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी और क्या मसरूफियात होती हैं जिससे आप इस तंजीम से हटके या इस काम से हटकर क्या करते हैं, क्या आपकी मसरूफियात है या क्या आपकी इंजॉयमेंट है? लेट्स पुट इट इन दैट वे। मेरी सारी इंजॉयमेंट जो है वो पिछले कोई तकरीबन ये समझें कि 2009 से पहले तक मेरी बहुत सी थी। मैं अच्छा। इलेक्शन लड़ना चाहता था, इलाके में वेलफेयर के काम करना चाहता था, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, कॉलेजेस, ये इन मामलात में मेरी बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, मैं ये पाकिस्तान आपके जाता एम्स था। एंड गोल्स थे। हाँ। जी अच्छा, आप ये भी चाहते थे कश्मीर से नहीं, हटके? बल्कि मैंने अपने इलाके में जहाँ जिस स्कूल से मैंने मिडिल में पढ़ा है उसकी बिल्डिंग बनवाई मैंने, उस अपने इलाके में स्कूल, कॉलेजेस और अच्छा, आवाज थोड़ी सी रुक रही है।
अगर आपको आवाज मेरी पहुंचे तो ये तो आपकी बड़ी अच्छी बात है। वो सारे फलाही कामों की तरफ है। आपको कोई आर्ट से, म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है, फिल्म से, कुछ ऐसा भी है, बुक से? बुक्स पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता है। अच्छा, अखबार रेगुलर पढ़ते हैं आजकल, लास्ट फेसबुक कब कोई किताब पढ़ी राजा साहब? लास्ट किताब कब पढ़ी, या हाथ में उठाई, या कुछ ऐसे? नहीं नहीं, किताबें तो जब मिलती हैं कहीं से, जब किताब कोई देता है तो कोशिश करते हैं कि 2-4 सफ़े तो उसके पढ़ें। लेकिन अच्छा, ज्यादा किताबें सरदार अब्दुल रहमान साहब को दे देते हैं जी कि आप पढ़ें और हमें बता दें और जब हमें बता गाड़ी। दें इसकी समरी। तो इसकी समरी भी बताएं, और जब रेफरेंस की जरूरत हो तो आप सुनाया करें। ये मेरी खुशकिस्मती है। फिल्में देखने का बहुत शौक था और हाँ, अभी भी है। कभी कभार में जब फंक्शन खत्म करके लंदन से भी आऊं तो रात को बैठकर एक अदद फिल्म, एक अदद ड्रामा या एक किस्त या कुछ ना कुछ देख लेता हूँ। आजकल क्या तो देख रहे हैं? ड्रामा कौन सा देख रहे हैं आजकल? आजकल कोई ड्रामा नहीं, आजकल जो टीवी पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे चलते हैं ना, हाँ, वही ड्रामे, खबरनामे ही ड्रामे होते हैं हमारे आजकल। अच्छा, ये नहीं, आप तो फिर सारा वक्त पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और फलाही कामों की तरफ है, लेकिन ड्रामा भी कोई ना कोई तो देखते होंगे। आजकल ये फायदा है ना कि आप यूट्यूब पे देख लेते हैं जो चीज आप अपने ड्रामा जो चैनल्स पे चल रही हो उस वक्त टाइम में ही है, या आप सफर कर रहे हैं या बिजी है, तो आप उसको देख लेते हैं। तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है? कोई कव्वाली, कोई नात, कोई गाने, या कोई ऐसी चीज? कोई बीइंग अ रेडियो पाकिस्तानी। प्रेजेंटर, मेरा दिल चाहता है कि पूछूं कि एक लीडर जो है उसकी दूसरा उसकी साइड क्या है, जिसमें वो थोड़ा अपने आप को भी टाइम देता है। कहते हैं जी वो 60 मिनट्स। राजा साहब, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, या कभी आपने सोचा है कि आपको जो टाइम है ना, सेल्फ मी टाइम, उसको कहते हैं 60 मिनट्स है, ये 24 घंटे बहुत है, उनमें 60 मिनट्स आपको अपनी लाइफ को देने चाहिए। आपने कभी दिए? वो कभी बहुत कम, पिछले 10 साल में तो कुछ नहीं दिया आपने। सच्ची बात है कि मैं कभी कभार सुनता हूँ। और किसी जमाने में मैडम नूरजहान के गाने बहुत पसंद होते थे। वो क्या हमारा वो न्याजी है जो उसके गाने, वो अक्सर लोग गाने नहीं कहते भाई। अताउल्लाह न्याजी जो, हाँ, ईसा अताउल्लाह ईसा अताउल्लाह खेलवी ईसा साहब फिर के। हाँ, ईसा खेलवी साहब के न्याजी वो है। गावण नहीं, रोवण ही है वो, लेकिन वो रोवण पसंद है। तो मतलब है, कभी कभी गजलें भी बहुत अच्छी होती हैं। वो मैडम ने जो फैज साहब की गजलें गाई हैं बहुत सुनते हैं कभी कभी। तो अरे एक बताए तो सही, मुझे पता चले क्या सुनते हैं। मैं फॉर कभी एग्जाम्पल, मुझे इस मामले में मैं जीरो हूँ जी, कि ना शायर शेर याद रख सकता हूँ और कोई ना गजल भी गाने। याद नहीं? तो अच्छा, इस और मामले मुझसे पहली सी मोहब्बत तो नहीं सुनते? वो भी कभी कभार सुन लेते देखा ना, हैं। अब याद कराऊं ना मैं आपको। और वो जो पंजाबी के गाने हैं उनमें से कौन सा गाना आपको पसंद है? मलिका नहीं, जैसी। पंजाबी में बहुत है। पंजाबी में बहुत गाने सुनते थे जब स्कूल कॉलेज पढ़ते थे। अच्छा, उसके तो बाद तो चिरागों में रोशनी नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं रही। नहीं तो लाइफ को आपको इसी में मजे आते हैं कि जी आप एक मीटिंग दूसरी मीटिंग। मैं तो आपको पिछले कई सालों से देख रही हूँ ना, तो मैंने सोचा था जब आपका इंटरव्यू करूंगी, आप मुझे पता है बहुत ही गंभीर किस्म की मुझे सवालात में डालेंगे, और वो उसमें मतलब आप तफसील में लेकर जाएंगे, जो कि मेरा मेन मकसद तो राजा साहब ऑन अ सीरियस नोट यही है कि आपने जो कुछ बताया बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपकी अपने बारे में भी जानना चाहती थी, घर वाले आपसे खुश हैं या काफी नाराजगी के मोड में रहते होंगे, क्योंकि आप तो ऑल द टाइम बाहर होते हैं, कोविड को छोड़ रहे, उससे पहले तो ऑल द टाइम ऑन द रोड्स देखें जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे एक यतीम बीवी मिली है। तो उस वो ओह माय बेचारी गॉड। जो है वो तो अच्छा। वो बेचारी जो है ना, वो अक्सर कहा करते थे मेरे वालिद साहब के, मेरी वालदा मरहूमा भी बिल्कुल छोटी थी तो उनके वालिद फौत हो गए थे। तो मेरी मेरी मिसेस के वालिद भी जब ये छोटी सी 6 महीने की थी तो फौत हो गए थे। तो वो कहा करते थे कि यानी हम लोग खुशकिस्मत हैं कि ऐसी बीवियां हमें मिली हैं जब हमें घर से कोई तकलीफ नहीं होती। तो अल्लाह का करम है जी, मैं घर पे होता हूँ, बच्चे, बेटे बेटियां और नवासे नवासियां। अब मेरी नवासियां हैं, 5 नवासियां हैं अल्लाह के करम से। और माशाल्लाह। उनके उनके साथ खुश रहता हूँ। थोड़ी देर पहले भी एक मेरे साथ खेल रही थी। तो इसी तरह बच्चों के एजुकेशन में दिलचस्पी रखी है मैंने, अच्छा। कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। अल्लाह का करम है, मेरे 6 बच्चे हैं, 6 में से 5 ने डिग्रियां की हैं और छठा कहता है कि
कोई जरूरी है हर बंदे के पास डिग्री हो? नहीं, कोई तो जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसने ए लेवल करके यूनिवर्सिटी में 1 साल लगाने के बाद कहा जी नहीं मैं कुछ और करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। तो बाकी 5 की के पास डिग्रियां भी हैं, शादियां भी हो चुकी हैं, अल्लाह का करम है, वो अपने अपने घरों में रहते हैं। आप अक्सर आते हैं, कभी कभी उनका शोर तंग भी करता है, लेकिन ये है कि हर वीकेंड पे भी मिलते हैं हम लोग, बड़े त्योहारों पे भी मिलते हैं। अभी मुख्तलिफ ट्रेजिडीज से भी हम गुजर चुके हैं फैमिली में। तो इन सारी चीज़ों में मुझे ये अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला खुश रखे। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये है कि मेरी मिसेज ने मेरा बहुत साथ दिया और आज मैं जहाँ भी हूँ अपने वालदैन की दुआओं से, उनकी दवाइयों से। मैं अक्सर कश्मीर के हवाले से लोग मुझसे पूछते थे तो मैं उनको कहता था कि ये मेरी माँ की दुआ है और साथ ही मेरी माँ दवाई भी देती है, इसलिए कि मेरी माँ की पेंशन इतनी है कि मैं उसकी वजह से दुनिया के जिस मुल्क में जाना चाहूँ, जब जाना चाहूँ, उनसे पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अपने बात की, तो क्योंकि वाकई ये ये तो बहुत बहुत गेम ऑफ मनी। बहुत खुशकिस्मत आदमी था, लेकिन यह है कि आप 2 अब महीने हो गए। तो बहुत उस वजह से मैं समझता हूँ ये जिंदगी में अब दवाई की तो जरूरत इसलिए नहीं रही कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि वो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, मैं खुद भी अपनी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन दवाओं का जो असर है वो खत्म हो गया और उसकी वजह से मैं शायद वो सफर ना जारी रख सकूं जो मैं करना चाहता था। लेकिन फिर भी दुनिया का एक निज़ाम है, हर शख्स ने जाना है। तो इसी तरह मेरे और सारे लकीली मेरे बहन भाई सारे इधर ही हैं, बरतानिया में रहते हैं, बहुत फैमिली है थ्रू आउट द कंट्री और उसकी वजह से भी कभी कभार फायदा होता है। जिस शहर में चले जाएं रिश्तेदारों के अलावा दोस्तों का, खाना मिल बहनों का, जाता और जहाँ जाऊं सबसे बड़ी जो मुझे दवा है, अगर दुनिया में 2 रिश्ते हैं जिनकी सबसे ज्यादा दवाएं लगती हैं और वो दवाएं देती हैं, ना भी देना चाहें देती हैं, माँ और बहनें। माँ बहन है, और ठीक है। मुझे मुझे ये एजाज हासिल है कि मेरी इतनी बहनें हैं दुनिया में कि जहाँ भी जाता ठीक हूँ है। बहन तो मतलब है दवाएं देती हैं और काम भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। बिलीव यू मी कि मुझे अगर इस सारे काम में सपोर्ट मिली है अपनी माँ के बाद, अपनी सगी बहनों से भी मिली है और उन बहनों से भी मिली है जिनको मैंने अपने काम के दौरान बहनें बनाया और उन्होंने भी मुझे बहनों की तरह, भाई की तरह ट्रीट किया है, सपोर्ट की है, हौसला अफजाई की है, मेरे साथ मेहनत की है, मेरे साथ सफर किए हैं, मेरे साथ सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। और आप खुद इसमें शामिल हैं कि आप लोगों ने देखा कि बाज़ जगहों पे इतने मुश्किलात हमसे भी गुजरे, ऐसी ऐसी जगहों पे भी हमें ब्रसल्स और जनेवा और पाकिस्तान में रहना पड़ा जहाँ आम हालात में बंदा नहीं रह सकता। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक वाकया हमारे साथ शाहिदा बाजी ने क्या कहा था कि आप यहाँ कैसे रहते हैं। वाकई हम लोगों ने सफर भी बहुत किए हैं, दोनों तरह के ही सफर बहुत किए हैं। लेकिन तो फिर भी मैं समझता हूँ खुशकिस्मती अल्लाह ये का है करम राजा है साहब। और शायद उन लोगों की भी दुआएं जिनकी वजह से, जिनका नाम लेकर, जिनकी वजह से हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि हमारी रियासत का हिस्सा हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन बरास्त हम मुतासरीन में से नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम उनके लिए दिन रात एक करते हैं और उसमें आप सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है, सारी टीम का एक कंट्रीब्यूशन है और मुझे ये हौसला देता है। देखें हमारी तंजीम वाहिद तंजीम है दुनिया में जिसमें खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम हैं। और जब भी हम कोई चिकाल देते हैं तो लोग हैरान होते हैं जी कैसे खवातीन। मैं उनको कहता हूँ कि हमारी तंजीम में बहनों को, बेटियों को, अपने से बड़ी खवातीन को इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत और रिस्पेक्ट। जब इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है तो वो कहती हैं जी कि काज अपनी जगह है, लेकिन ये इज्जत रिस्पेक्ट तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हम लोग काम की रफ्तार भी हमारी बेहतर हुई है, हमें लोगों ने बेहतर रिकग्नाइज किया है, हमारी रिस्पेक्ट चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, यहाँ के अदारे हों, यहाँ के पार्लियामेंट्री लोग हों, सियासी जमातें हों, और उसका एक अच्छा रिजल्ट भी निकला है। और ये मैं समझता हूँ एक सफर है, उस सफर में बहुत से साथी, बहुत सी शामिल है। बहनें, बहुत से भाई आते जाते रहते हैं, लेकिन हर एक ने अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी छोड़ा है।
और कुछ ठीक है लोगों ने नेगेटिव छोड़ने की कोशिश किया तो खुद ही बेचारे किनारा कशी करके बैठ गए। बिल्कुल नहीं, वो नेगेटिविटी चलती रही। राजा साहब, इसी नोट पे कि आपके साथ जितने भी लोग शामिल हुए हैं उनको आपने भी रिस्पेक्ट दी, हमारी तंजीम ने भी रिस्पेक्ट दी, JKSDM ने, और हमने काम भी किया। और आप पॉजिटिव हैं कि ये जो सिलसिला शुरू है ये इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी या हक के खुद इरादियत उनको मिलेगा, जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक के खुद इरादियत। जो कश्मीरी चाहेंगे उनकी जिंदगियों का फैसला उनकी राय, उनकी फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए, और उसमें हम और मुस्लिम उम्मा को साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो OIC हो, चाहे वो कोई और तंजीम हो, ख्वाह वो मुस्लिम ममालिक है, ख्वाह यूरोपियन ममालिक है, इस्लामी ममालिक है। राजा साहब, मुझे आज आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हमेशा हम आपसे मिलते हैं, लेकिन आपने जिस तरह एक अंदाज में बताया कि सफर कहाँ से शुरू हुआ और कितने आप मुतमईन हैं। असल बात यह है कि जो चीज आपको मुतमईन रखती है और कीप गोइंग, उसी वक्त आप उसी वक्त काम को जारी रखते हो जब आप कुछ अचीव कर रहे हो। तो इस एहसास के साथ कि ये काम चल रहा है, अचीवमेंट हो रही है, मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज राजा साहब आप मेहमान थे किसके? गो अहेड। जी, हैशटैग। रुबीना खान के मेहमान थे। यस, तो आज आप मेहमान थे रुबीना खान के। हैशटैग मुलाकात आप सुन रहे थे, देख रहे थे। राजा साहब, राजा नजाबत हुसैन, JKSDM के चेयरमैन हैं। हम भी इनके साथ एक बहुत ही छोटे वर्कर के तौर पे मुद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने वर्चुअल मीटिंग की। राजा साहब कल तैयार थे कि वेडनेसडे को मुलाकात हो सकती है, लेकिन मैंने कहा जी हमारा हैशटैग मुलाकात वर्चुअल मीटिंग है, हम तो वर्चुअल मीटिंग ही करेंगे। इसी नोट पर थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। कोई पैगाम लास्ट में 30 सेकंड में? बस एक ही पैगाम है जी, इस मूवमेंट में अपना हिस्सा डालिए और मकबूजा कश्मीर के उन आवाम को इस जुल्म ज्यादती और भारत के चुंगल से आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। हम आज़ादी कश्मीर के ख्वाहां हैं, हम दिल से उनके साथ हैं, और यहाँ पर तमाम मुस्लिम ममालिक जिंदाबाद। खुदा हाफिज राजा साहब।